नमस्कार साथियों, स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। और आज एक नया शीर्षक कॉन्स्टिट्यूशन का हम आपके सामने लेके आए हैं, भारत का राष्ट्रपति। साथियों, बहुत सी चर्चाएं देश में लोग करते रहते हैं कि भारत का राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति नहीं है और भारत का राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प है और एक दिखावे का पद है। तो आज इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या वाकई दिखावे का पद है या इसमें कुछ शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। तो आज साथियों, भारत के राष्ट्रपति पर आज हम लोग विचार विमर्श करेंगे। हमारा जो भारत देश है, उस भारत देश में एक राष्ट्रपति होगा। अब देखिए, राजनीति किस तरीके से होती है, किस तरीके से की जाती है, भारत में किस तरीके से की जा रही है। आइए देखते हैं कि जो हमारे भारत का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति से संबंधित जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल हैं, वो आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक प्रावधान किए गए हैं राष्ट्रपति से संबंधित। अब देखिए, जो अनुच्छेद हमारा 52 है, तो 52 अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत संघ जो है, भारत संघ का एक राष्ट्रपति होगा। अब देखिए, सरकार किसी की भी आए, चाहे भाजपा की आए, चाहे कांग्रेस की आए, चाहे गठबंधन की हो, लेकिन जो शासन का संचालन है वो संविधान के नियमों के अनुरूप चलेगा। आज हम इसको आपके सामने सिद्ध करके दिखाएंगे कि शासन, सरकार किसी की भी हो, वो जनता के सामने राजनीतिक दल किसी भी प्रकार की बातें करें, लेकिन जब वो सत्ता में आएंगे तो शासन जो चलाएंगे वो संविधान के अनुसार चलाएंगे। आइए देखते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। अनुच्छेद 52 में लिखा है, भारत जो संघ है, जो देश है भारत, उस भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये देश का प्रथम नागरिक है, इससे बड़ा भारत में कोई पद नहीं है। अगर इससे बड़ी कोई चीज़ भारत में है तो वो देश का संविधान है, बाकी सब राष्ट्रपति के नीचे है। तो अब ये संविधान कहता है कि अनुच्छेद जो 52 है, 52 में भारत संघ जो है, देश है, उसमें एक राष्ट्रपति का पद होगा। तो देखिए, अनुच्छेद 52 में ये बात लिखी है कि राष्ट्रपति का पद होगा। और राष्ट्रपति आपके देश में है कि नहीं है? राष्ट्रपति का पद है, तो संविधान के अनुसार ये चल रहा है शासन। अब देखिए, एक राष्ट्रपति होगा, इतनी बात केवल कही गई है अनुच्छेद 52 में, और राष्ट्रपति है। अब आप देखिए, अनुच्छेद 53 में 53 में क्या कहा गया है? संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अब इस कार्यपालिका शक्ति को थोड़ा समझ लीजिए कि कितने प्रकार की शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति में निहित होगी। एक तो कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका का मतलब होता है सरकार, यानी सरकार जितने भी कानून बनाएगी, किसी भी क्षेत्र के कानून हो, वो राष्ट्रपति के आदेश से ही कानून बनेंगे, राष्ट्रपति के नाम से कानून बनेंगे और राष्ट्रपति के नाम से वो लागू होंगे। ये हो गई कार्यपालिका शक्ति। तो ये सरकार के शासन करने की समस्त शक्ति जो है, जो कार्यपालिका शक्ति है, वो राष्ट्रपति के आदेश से होगी। तो कार्यपालिका शक्ति एक हो गई, एक विधायी शक्ति हो गई, तीसरी न्यायिक शक्ति हो गई, चौथी जो संकटकालीन शक्ति है वो हो गई, और पांचवी एक और शक्ति हो गई वित्तीय शक्तियां। तो कार्यपालक शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्तियां और संकटकालीन शक्तियां, इन ये सभी शक्तियों पर लिए जाने वाले निर्णय, बनाए जाने वाले कानून राष्ट्रपति के आदेश से ही लागू होंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वही होता है धरती पर, वही सरकारें करती हैं।
तो अब कार्यपालिका शक्ति में जैसे क्या होती है कार्यपालिका शक्ति की, उसमें राष्ट्रपति के आदेश से सारे कानून लागू होते हैं। दूसरे, भारत की सीमाओं तक, जहाँ तक भारत की सीमाएं हैं वहाँ तक रहने वाले लोगों पर जो कानून बनेगा राष्ट्रपति के नाम से, वो देश की जनता पर, जहाँ तक भारत का राज्य क्षेत्र है वहाँ तक लागू होगा और उसको मानना पड़ेगा देश की जनता को। इसके अलावा जो भारत का राष्ट्रपति है उसकी कार्यपालिका की शक्तियों में ये भी आता है कि वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। एक चीज़ साथियों अच्छी तरह समझ लीजिए, राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले सभी लोग कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है। अभी जैसे मोदी जी का नाम लेकर के कि प्रधानमंत्री पद दिखा करके खड़ा किया गया कि ये प्रधानमंत्री पद के लिए मतलब दावेदार हैं और प्रधानमंत्री का नाम ले करके इनको हम चुनाव लड़वा रहे हैं, तो वो एक अलग बात है कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपना उनका व्यक्तिगत मैटर है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि आप पहले से बता करके कि हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार उक्त व्यक्ति होगा। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री, कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ना कि निर्वाचित होगा। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति उसके मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, आईएएस ऑफिसर्स की राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। और जो हमारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी है जो भारत में निर्वाचन कराता है आर्टिकल 324 के तहत, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और जो तीनों सेनाओं के जनरल हैं उन जनरल्स की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ये पावर है राष्ट्रपति को। ये तो कार्यपालिका शक्ति हो गई। विधायी शक्तियों में आप देखिए कि दोनों सदनों को वो उनकी शुरुआत करता है राष्ट्रपति और उनका स्थगन करता है राष्ट्रपति। अगर किसी बिल को लेकर के दोनों सदनों में गतिरोध है, कोई विरोध है, तो संयुक्त बैठक करता है और सदन में संदेश भेजने का उसको अधिकार है और प्रधानमंत्री से जानकारी लेने का उसको पावर है। तो ये उसकी विधायी शक्तियाँ मतलब हो गई। और इसी प्रकार से न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत जो है वो उसको हम इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को दंडित किया गया है न्यायपालिका के द्वारा, अब उसको मृत्युदंड का अधिकार दिया गया है और वो व्यक्ति राष्ट्रपति से गुहार लगाता है, तो राष्ट्रपति उसकी पूरी की पूरी सज़ा को क्षमा कर सकता है, उसकी सज़ा को कम कर सकता है और उस पर चल रहा वो केस उसको विराम करने का आदेश दे सकता है या उसका परिहार कर सकता है। ये उसकी न्यायिक शक्तियाँ संविधान में उसको दी गई हैं। इसी प्रकार से जो वित्तीय शक्तियाँ हैं वो वित्तीय शक्तियाँ भी बजट के लिए आदेशित करेगा सरकार को कि वो बजट प्रस्तुत करे। तो ये इस प्रकार की ये जो वित्तीय शक्तियां हैं और जो विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे, वित्त विधेयक तो राष्ट्रपति के आदेश से ही प्रस्तुत किया जा सकता, अन्यथा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से अब इसका अगला जो चरण है वो जो संकटकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, वो संकटकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद 352 में संकटकालीन शक्तियां यानी आपातकालीन उपबंध की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। 356 ये आप जानते हैं, 356 तो बहुत फेमस है कि राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो राष्ट्रपति वहाँ धारा 356 का प्रयोग करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इसके अलावा दो आर्टिकल जो 360 है उसमें वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है। तो अगर देश में कोई आर्थिक संकट की घड़ी आ जाए और देश आगे नहीं चल सकता है, रुपए पैसे की कमी पड़ गई है, तो राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो धारा 360 का प्रयोग करके वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
तो ये सारी शक्तियाँ मैंने आपको बताई कि कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति न्याय के क्षेत्र में, और संकटकालीन शक्ति और वित्तीय शक्ति, ये सारी शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति में निहित हैं। सारे काम राष्ट्रपति के आदेश से होते हैं। आइए अब देखिए अनुच्छेद 54 में क्या कहता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश में गणतंत्र है। एक होता है राजतंत्र, दूसरा होता है गणतंत्र। तो राजतंत्र में राजा होता है, और राजा जब मर जाता है तो उसका लड़का राजा बनता है, यानी वंश के आधार पर शासन होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। इस प्रकार का शासन हमारे देश में नहीं है। सारे राजे महाराजे समाप्त कर दिए गए। हमारे देश में संविधान कहता है कि भारत एक गणतंत्र है, और गणतंत्र में उसकी क्या विशेषता है? गणतंत्र में हमारा एक राष्ट्राध्यक्ष होता है, और वो राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो हमारा जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति है, देश का राष्ट्राध्यक्ष है ये। तो ये इसका निर्वाचन होता है, ना कि ये वंश के आधार पर है, कोई राजा महाराजा का लड़का है, ऐसा कुछ नहीं है। ये निर्वाचित होता है, 5 साल के लिए निर्वाचित होते हैं, और इसकी निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और इसका जो निर्वाचक मंडल है, उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, आइए जानते हैं कि संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यहाँ याद रखिए कि यहाँ मनोनीत सदस्य हैं, उनकी गिनती राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं है। जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी गिनती केवल की जा रही है। तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसके साथ साथ दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इन सदस्यों से मिलकर के एक निर्वाचक मंडल का निर्माण किया जाता है। और यही निर्वाचक मंडल के सदस्य निर्वाचित होना चाहिए सदस्य को, ना कि मनोनीत होना चाहिए, ना कि नियुक्त होना चाहिए। ये सभी निर्वाचित सदस्य जो मैंने बताए, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, और उसमें ये सभी सदस्य राष्ट्रपति को वोट दे करके चुनते हैं। 55 ये कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या है, किस रीति से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ये तय हो गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। वो निर्वाचन कौन कौन लोग करेंगे मैंने वो बता दिया, वो आर्टिकल 54 में है। अब 55 क्या कहता है कि किस तरीके से, किस पद्धति से, किस रीति से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। तो देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, पहली बात तो कंडीशन है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन उसको कहते हैं जिसको डायरेक्ट जनता चुनती है वोट दे करके। तो राष्ट्रपति को डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है, राष्ट्रपति को सांसद और विधायक चुनते हैं। तो इसलिए इसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। तो पहली कंडीशन है कि निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो पद्धति है, उसकी जो रीति है, उस रीति का नाम है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव होगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ये इसकी निर्वाचन की पद्धति है। और इसमें एक तीसरी कंडीशन जो जुड़ी हुई है, वो ये जुड़ी हुई है कि जो एक फार्मूला इसमें बताया गया है, कोटे का फार्मूला। और कोटा क्या होता है कि जो 50% किसी भी राष्ट्रपति को 50% से एक वोट अधिक लाना जरूरी है। तो 50% का कोटा उसको बहुमत के लिए उसको जरूरी है। तो एक सूत्र भी इसमें होता है, वो राज्यों के विधान सभाओं के सदस्य और बटे
कुल राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य और भागित 1000। तो इस प्रकार का ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले से निकाला जाता है। तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति हो गई। आइए अब अनुच्छेद 56 में चलते हैं कि इसके पद की अवधि क्या है। राष्ट्रपति के पद की अवधि, तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के पद की अवधि 5 वर्ष है, और 5 वर्ष से पहले भी अगर कोई विषम परिस्थिति ऐसी आती है तो वो पद त्याग सकता है, तो उसके अलग से अनुच्छेद हैं, प्रावधान हैं, लेकिन फिलहाल इसकी अवधि राष्ट्रपति की 5 वर्ष की होती है। आइए अनुच्छेद 57 क्या कहता है, 57, कि राष्ट्रपति, एक बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन चुका है तो क्या वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? जी हाँ साथियों, वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। और हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो ये पहला उदाहरण है कि हमारे देश में केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो वैसे तो कोई भी आदमी बन सकता है, संविधान भी कहता है, तो दोबारा वो राष्ट्रपति के लिए वो मतलब पर्चा भर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। आइए अनुच्छेद 58, निर्वाचन के लिए अर्हताएँ, निर्वाचन के लिए योग्यताएं क्या हैं। तो भारत का राष्ट्रपति जो है, पहली बात तो वही व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अहर हो सकता है। सबसे पहली कंडीशन है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी कंडीशन ये है कि 35 वर्ष या इससे अधिक आयु का हो। और तीसरी कंडीशन है कि वो संसद के किसी भी सदन में सदस्य होने की योग्यता रखता हो। तो अगर ये भारतीय संविधान में ये व्यवस्थाएं दी गई हैं। वैसे तो राष्ट्रपति और भी बहुत सी योग्यताएं धारण करते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत लंबा जीवन काल राजनीति में होता है। ये तो एक योग्यता है, एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है। तो चूँकि जो देश का प्रथम व्यक्ति है वो उसे बहुत महान होना चाहिए, तो इसलिए ये जो इनिशियल जो एलिजिबिलिटी है वो दी गई है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की अवस्था पूरी कर चुका हो और कम से कम दोनों सदनों में से किसी एक सदन की वो सदस्य बनने के लिए अर्हता रखता हो और उसके योग्य हो बनने के। आइए देखते हैं आर्टिकल 59 क्या कहता है कि राष्ट्रपति कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। देखिए इसमें ये देखिए कि राष्ट्रपति कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कोई दूसरा पद राष्ट्रपति महोदय धारण नहीं कर सकते हैं। और अगर उन्होंने पहले धारण किया भी है तो जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो पद उनको उसी दिन से समाप्त माना जाएगा। जिस दिन से वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, जिस तारीख से बन जाएंगे और जिस पद पर वो पहले थे वो पद समाप्त उसी तारीख से माना जाएगा। तो राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए, क्योंकि राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद होता ही नहीं है, कौन सा पद लेंगे, किस पद पर रहेंगे। तो एक इस विचारधारा का भी इससे अनुपालन होता है कि कोई भी व्यक्ति एक पद दो नौकरी, एक व्यक्ति 2 नौकरी नहीं कर सकता, 2 जगह नौकरी नहीं कर सकता। एक इसका निष्कर्ष ये भी निकलता है। तो कोई नियम बनता है तो उसका संदेश और उस पर जो दिमाग जो कानून बनाने में जाता है वो बहुत विस्तृत स्तर से जाता है। आप ये भी समझ लीजिए कि एक समय में आप 2 डिग्रियां नहीं ले सकते। एक व्यक्ति 2 जगह नौकरी नहीं कर सकता, 2 जगह का वेतन नहीं उठा सकता। ये बातें जो हम कर रहे हैं, ये बातें इसी चीज़ से सामने आई हैं। जो भारत का जो राष्ट्रपति का पद है, तो जब वो राष्ट्रपति का पद धारण करेगा तो बाकी सारे पद उसके समाप्त हो जाएंगे। आइए देखते हैं अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। राष्ट्रपति को भी नहीं बख्शा गया है, राष्ट्रपति को भी नहीं बख्शा गया है और उसको हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में बताई गई है। महाभियोग से वो हटेगा।
अब ये महाभियोग क्या होता है? एक होता है अभियोग, एक ऐसे समझिए कि एक होता है आरोप। आरोप छोटी चीज़ है, किसी को चोरी का आरोप आप लगा सकते हैं, किसी को कुछ आरोप लगा सकते हैं। छोटे मोटे लोगों में जब बातचीत होती है तो वो आरोप होता है कि ये इसने ऐसा गलत काम किया है, ये हम इसके ऊपर आरोप लगा रहे। और इसके बाद जब कानून आईपीसी की धारा या इस तरीके की कोई कानून, जब जो कानून आमतौर पर अदालतों में प्रचलित हैं उनमें अभियोग कहा जाता है, उसे अभियोग कहा जाता है। और जब राष्ट्रपति पर कोई आरोप लगता है तो उसी आरोप को आरोप और अभियोग से बहुत ऊंचे महाभियोग की उसको संज्ञा दी जाती है। तो देखिए साथियों, जितना बड़ा पद होता है उतना ही बड़ा उसके ऊपर मतलब जब आरोप लगता है तो उसका नाम भी बड़ा होता है, उसी हिसाब से कि महाभियोग लगाया जा रहा है। तो अनुच्छेद 61 के तहत इसकी प्रक्रिया दी गई है। और इस प्रक्रिया में कम से कम अगर राष्ट्रपति ने कोई ऐसा कृत्य किया है, जैसे उसने संविधान का अतिक्रमण किया हो या किसी धारा का उल्लंघन किया हो या अपने जो उसको सौंपे गए कृत्य हैं उससे अलग हट के कोई कार्य किया हो और सरकार या विपक्ष के लोग उससे नाराज़ हों कि वो मानते हैं कि नहीं संविधान का उल्लंघन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के खिलाफ सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। और कम से कम जिस सदन से लाया गया है उस सदन के 1/4 सदस्य उसका समर्थन करें उस प्रस्ताव का। और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस मिलना चाहिए। और जिस सदन में वो महाभियोग लगाया गया है उस सदन से 2/3 जो वोट हैं वो उनके महाभियोग के समर्थन में, जो प्रस्ताव है उसके समर्थन में पड़े। और इसी प्रकार से दूसरे सदन में ये प्रस्ताव जाएगा तो वहाँ भी इसकी जांच पड़ताल होगी। और जांच पड़ताल के बाद में वहाँ भी अगर 2/3 बहुमत से ये पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति को अपने पद से हटा माना जाएगा। तो ये साथियों अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया की प्रोसेस मैंने आपको बताई। इसके बाद अनुच्छेद ये 62 है। अब ये तो महाभियोग से हटाया जाएगा, वो उसका एक स्पेशल अनुच्छेद दिया गया है। लेकिन अनुच्छेद 62 में यदि राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है या अन्यत्र किसी कारण से वो काम करने में समर्थ नहीं है, उनका शरीर नहीं काम कर रहा है, तो वो त्यागपत्र देंगे तो उपराष्ट्रपति को देंगे। ये भी याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। तो या फिर महाभियोग के द्वारा हटाए गए हैं। यानी किसी 5 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं और 5 वर्ष के भीतर कोई कारण है, मृत्यु हो सकती है या उनका शरीर काम नहीं कर रहा है तो वो त्यागपत्र दे रहे हैं या फिर महाभियोग लगाया गया है, तो ऐसी स्थिति में यदि वो समय के पहले हटाए गए हैं तो 6 महीने के भीतर दूसरा राष्ट्रपति चुन लिया जाना चाहिए। तो ये साथियों ये जो आर्टिकल हैं, विभिन्न आर्टिकल्स में क्या क्या लिखा है ये मैंने आपको बताया। और अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ देखिए, यहाँ सिद्ध हो जाएगा कि राष्ट्रपति क्या केवल रबर स्टाम्प है हमारे देश का, राष्ट्रपति कुछ कर नहीं सकता। और देखिए साथियों, राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो पावर हमारे भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। 3 प्रकार के वीटो पावर। अब ये वीटो पावर जो है, ये पहला अत्यंतिक वीटो, इसको पूर्ण वीटो भी कहते हैं। तो ये दूसरा निलंबनकारी वीटो, और तीसरा जो है ये पॉकेट वीटो। 3 प्रकार की वीटो पावर राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। अब देखिए, ये अत्यंतिक अथवा पूर्ण वीटो क्या होता है कि संसद द्वारा कोई बिल पास है और उस बिल को जो राष्ट्रपति है देश का, उस बिल को अपने पास रख लेता है, कुछ बोलते ही नहीं है, पूरी तरीके से अपने पास रख लेता है। तो वो बिल जो है, वो जो विधेयक है, वो पूरी तरह समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार की पावर हमारे देश में
संविधान में राष्ट्रपति को है, लेकिन उन्होंने कभी इस पावर का इस्तेमाल व्यक्तिगत रूप से नहीं किया, और जब भी किया है तो वो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की सिफारिश से उनके कहने पर किया है। तो शक्ति तो है, लेकिन ये एक ऐसा एब्सोल्यूट वीटो पावर है कि अगर सलाह नहीं ली जाएगी, कैबिनेट की बात नहीं मानी जाएगी और अपनी मर्जी से बिल अपने पास रख लिए जाएंगे तो बिल समाप्त हो जाएंगे, तो फिर ये आपस में विरोधाभास हो जाएगा राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में। तो इसलिए इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति ने अपनी मर्जी से कभी नहीं किया। जब राष्ट्रपति इसका प्रयोग करते हैं तो वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह से करते हैं, उनके कहने से करते हैं। आइए दूसरा जो निलंबनकारी जो वीटो पावर है, निलंबनकारी, इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत ये राष्ट्रपति को ये शक्ति सौंपी गई 44वां संविधान संशोधन करके कि संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ बिल यदि राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति उस बिल में यदि उसको उचित नहीं समझता है या उसमें संशोधन चाहते हैं कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए, तो वो संशोधन के बिंदु दे करके और उसे पुनर्विचार के लिए सदन में भेज सकते हैं। ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई कि किसी भी दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वो सदन में भेज सकता है। लेकिन यदि सरकार ने राष्ट्रपति के पुनर्विचार पर ध्यान नहीं दिया और विधेयक को जस का तस फिर वापस राष्ट्रपति के पास भेजा, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। तो राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति का भी एक अपना महकमा होता है, उसके पास भी बड़े बड़े विद्वान होते हैं और संविधान विशेषज्ञ होते हैं, वो भी राय लेता है, तो ये पावर दी गई कि भाई मतलब पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकता है। तो ये एक अपने में बहुत बड़ी बात है। जब राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा पदाधिकारी अगर किसी विधेयक को सदन में भेज रहा है पुनर्विचार के लिए, तो उस पर जो है उस विषय पर चर्चा जरूर होगी और उसको गंभीरता से लिया जाएगा। तो ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है। तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रपति जो है महज रबर स्टाम्प नहीं है। ये जाहिर सी बात है, ये जरूर है, ये मैं मानता हूँ कि अगर फिर जस का तस विधेयक भेजा गया राष्ट्रपति के पास तो हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य, लेकिन राष्ट्रपति जैसे व्यक्ति के द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जाना स्वयं एक अपने में बहुत बड़ी शक्ति है। तो हमारे देश का राष्ट्रपति महज एक रबर स्टाम्प नहीं है। अब ये उस राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वो अपने आत्मबल का, अपनी बुद्धि का और अपने साहस का किस प्रकार से परिचय देता है। ये राष्ट्रपति के जो व्यक्ति पद पर है उसके व्यक्तिगत व्यक्तित्व पर बहुत सी चीज़ें निर्भर करती हैं। आइए, तो ये निलंबनकारी वीटो, इस प्रकार का जो पुनर्विचार के लिए विधेयक भेजा जाता है सदन में, उसको निलंबनकारी वीटो कहते हैं। अब आइए अगला जो है वो पॉकेट वीटो है। पॉकेट वीटो के अंतर्गत जो दोनों सदनों से पास हुआ विधेयक आया है, ना तो वो उसको स्वीकार करता है और न उसको अस्वीकार करता है। राष्ट्रपति उसको चुपचाप अपने पास रख लेता है। तो दोनों सदन यानी संसद ये मानती है कि राष्ट्रपति ने हमारा दिया हुआ विधेयक जो है अपनी जेब में डाल लिया, अपनी राष्ट्रपति के जेब में पड़ा है। तो वो विधेयक, इस प्रकार के विधेयक का जो प्रयोग 1956 में पेप्सू बिल में इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति ने किया था, और भारतीय डाक बिल का प्रयोग भी राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, और वो आज तक वो मर के चले गए, लेकिन उनकी जेब में ही वो पड़ा हुआ है, भारतीय डाक बिल। तो साथियों, ये वीटो पावर हमारे देश के राष्ट्रपति को हैं और इनका प्रयोग भी यदाकदा किया गया है, राष्ट्रपतियों ने किया है। और अब देखिए, राष्ट्रपति, जैसा कि मैंने कहा कि राष्ट्रपति महज रबर स्टाम्प नहीं है हमारे देश का। जो ब्रिटेन के सम्राट हैं
ये बात सही है कि ब्रिटेन के सम्राट जैसी शक्तियाँ वहीं से ली गई हैं, राष्ट्रपति के पास हैं, वो एक संवैधानिक अध्यक्ष है हमारे देश का राष्ट्रपति, लेकिन फिर भी विषम परिस्थितियों में राष्ट्रपति को स्वविवेकी शक्तियाँ भी दी गई हैं। अब वो स्वविवेकी शक्तियाँ क्या हैं? राष्ट्रपति के पास स्वविवेक पर निर्णय लेने की शक्ति है। पहला क्या है कि अनुच्छेद 78 के तहत उसको ये पावर है कि वो प्रधानमंत्री से सूचना मांग सकता है। आप देश के लिए क्या कर रहे हैं, कौन से बिल ला रहे हैं, क्या हो रहा है संसद में, क्योंकि वो संसद का अंग है और सबसे चोटी का अंग है। संसद में बनते हैं कानून, और संसद कानून वो तभी बनेंगे जब राष्ट्रपति के उसमें हस्ताक्षर होंगे, और नहीं तो वो विधेयक बने रहेंगे। तो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के जब कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है तो वो संसद का अंग हुआ और चोटी का अंग है। तो इसलिए अनुच्छेद 78 के तहत वो प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति को सूचना मांगने का अधिकार दिया गया है। अगला पॉइंट क्या है कि वो अपने बुद्धि विवेक से प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री, जैसा कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कि प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होते हमारे देश में। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उनका अपॉइंटमेंट होता है। तो अब नियुक्त करने का पावर राष्ट्रपति को है। तो अगर किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति उसके प्रधान नेता को बुला करके, जो उसका सर्वमान्य नेता हो, उसे बुला करके प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। लेकिन यदि स्पष्ट बहुमत नहीं है और दो राजनीतिक दल जो है वो सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं, तब ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति को नियुक्त करना राष्ट्रपति के स्वविवेक पर निर्भर करता है। ये उसकी अपनी बुद्धि और कौशल से, ये मतलब उसके कौशल पर निर्भर करता है कि वो किसको नियुक्त करें। अब आइए देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के मामले में स्वविवेकी निर्णय लेने पड़ते हैं। और तीसरा है स्पष्ट बहुमत अगर नहीं है। अगर किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और दो राजनीतिक दल और उनके साथ में जुड़े हुए जो उनके गठबंधन है, वो दोनों दावा कर रहे हैं कि मेरे पास स्पष्ट बहुमत है, दूसरा राजनीतिक दल या गठबंधन दावा कर रहा है कि नहीं मेरे पास स्पष्ट बहुमत है। अब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किसको बुलाएगा सरकार बनाने के लिए? तो ये ये उसके विवेक पर निर्भर करता है कि वो किसको बुलाए। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की स्वविवेक से काम लेने की शक्ति का पता चलता है। तो अब साथियों, आप लोग समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति हमारे देश का महज एक रबर स्टाम्प नहीं है। लेकिन मैं साथ में ये भी जोड़ता हूँ कि ये शक्तियाँ, ये पावर राष्ट्रपति को हैं, दी गई हैं, लेकिन अब ये उस राष्ट्रपति पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना उसके पास आत्मबल है और निर्णय लेने की उसके पास कितनी शक्ति है और उसका कैसा व्यक्तित्व है। ये सब बातें डिपेंड करती हैं, व्यक्ति पर डिपेंड करती हैं, उसके पर्सनालिटी पर डिपेंड करती हैं। अब देखिए, लोकसभा का विघटन। अब देखिए, एक और शक्ति है कि मंत्रिमंडल यदि सदन में अपना विश्वास खो चुका है तो लोकसभा का विघटन कैसे किया जाए, किन परिस्थितियों में किया जाए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है लोकसभा का विघटन कर देना। दोबारा चुनाव होंगे, बहुत खर्चा आएगा। तो राष्ट्रपति का यहाँ पर स्वविवेक से निर्णय लेना पड़ता है कि मतलब क्या करें। क्या अगर अपना एक मंत्रिमंडल जो है वो अपना विश्वास खो चुका है तो क्या दूसरा कोई गठबंधन या कोई राजनीतिक दल सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत कर रहा है, या कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर रहा है, कोई सामने नहीं आ रहा, और अगर वो दावा प्रस्तुत कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसके दावे में कितनी दम है। तो ये चीज़ राष्ट्रपति को अपने विवेक से सोचनी पड़ती है। और राष्ट्रपति यदि ये सोचते हैं, ये मानते हैं कि नहीं लोकसभा का विघटन कर देना ही ज़्यादा अच्छा है, तो वो लोकसभा का विघटन करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के स्वविवेक पर ये शक्तियाँ राष्ट्रपति को हैं। तो साथियों, अब आप ये समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति जो है वो उसके पास महज रबर स्टाम्प नहीं है। हाँ साथियों, कुछ तथ्य समझ लीजिए कि जैसे राष्ट्रपति भवन को, जिसमें राष्ट्रपति निवास करता है, रहता है, उसको रायसीना हिल के नाम से भी जानते हैं।
और भारत के राष्ट्रपतियों की सूची में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं। ये सौभाग्य अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये तथ्य हैं, ये परीक्षा में किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो इसको भी समझ लीजिए। और ये बीवी गिरी और एम हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती, ये 3 नाम ऐसे राष्ट्रपतियों के हैं कि ये राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। कार्यवाहक राष्ट्रपतियों में 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, एम हिदायतुल्ला, बीवी गिरी और बीडी जत्ती। ये 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। और एक प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक मतों से जीतने वाले, क्योंकि विपक्ष में भी खड़े होते हैं, विपक्ष का भी कोई खड़ा करता है अपना आदमी राष्ट्रपति पद के लिए, तो सर्वाधिक मतों से जीतने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। 99 पॉइंट समथिंग % उनको वोटों का मिला था जब वो दोबारा चुनाव लड़े थे। ये भी एक बड़ी अविश्वसनीय बात है कि व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन चुका है, दोबारा चुना जा रहा है, तो वो 99.5% उसको वोट मिल रहा है। तो ये भी एक चीज़। और इसके बाद डॉक्टर KR नारायणन को 94% वोट उनको मिला। तो साथियों, और SN रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। SN रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनके विपक्ष में कोई व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ, वो निर्विरोध चुने गए। तो ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं भारत के। तो साथियों, आज भारत के राष्ट्रपति के इस अध्याय में आज हम यहीं से अपने इसको चैप्टर को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।